हेलो एवरीवन, ये है मेरा थर्ड वीडियो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज का, जहां मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कंपाउंड इवेंट्स के बारे में। कंपाउंड इवेंट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ अकर हो जाते हैं तो हम उस तरह की सिचुएशन को कंपाउंड इवेंट्स कह के बुलाते हैं। और इस केस के अंदर हमारा जो रूल यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, उसको हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कंपाउंड इवेंट्स में हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक होती है व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अभी जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली पड़ता है हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस के ऊपर। जैसा कि मैं आपको पहले अपने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, वो है फेवरेबल केसेस और इक्वली लाइकली केसेस। और ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इनका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इक्वली लाइकली केसेस के ऊपर और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कंपाउंड इवेंट को डील करते हैं जब इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पावर पॉइंट की हेल्प से डिटेल में समझते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। कंपाउंड इवेंट से हमारा मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ एक ही वक्त पे अकर हो जाएं। और जब हमारे पास इवेंट्स कंपाउंड होते हैं तो हम उन इवेंट के अकरेंस की पॉसिबिलिटी को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज किया जाता है व्हेन यू आर डीलिंग विद कंपाउंड इवेंट्स। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कंपाउंड इवेंट्स है क्या और कैसे ये काम करता है। मान लो हमारे पास एक डाइस है। याद रखिए, एक सिंगल डाइस है हमारे पास। हमने किसी को कहा कि आपने इस डाइस को ना 3 बार थ्रो करना है और जीतोगे तब जब तीनों बार थ्रो करने पे उसमें नंबर 2 डिस्प्ले हो। देखो, डाइस तो एक ही है। अगर एक ही डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने होंगे? 6। हमने क्या करना है? अब इस डाइस को 3 बार थ्रो करना है। देखिए, यहां पर हमने इसको पहली बार थ्रो किया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो यहां पर जो 2 आने की पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या है? 1/6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और वहां पे जो नंबर 2 है वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 आ गया। हमने कहा चलो एक बार फिर से इसको थ्रो करो। फिर से थ्रो किया, अगली बार फिर से 2 आ गया। तो अगली बार फिर से 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। हमने कहा चलो एक बार फिर से थ्रो करो, और तीसरी बार फिर से क्या आ गया? 2 आ गया। तो थर्ड टाइम भी हमारे जो 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? वो है 1/6। क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है और हमने जब उसको 3 बार ट्रायल किया तो तीनों बार सेम ही नंबर आ गया। तो इस तरह के जो हमारे पास इवेंट होते हैं, इसको हम कंपाउंड इवेंट कह के बुलाते हैं। जब, जैसे कि मैंने वो कहा था अभी, जब एक या एक से ज्यादा इवेंट एक वक्त पे एक साथ अकर हो जाएं तो हम उनको कंपाउंड इवेंट बुलाते हैं। देखिए, कंपाउंड इवेंट में हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं। मतलब किसी भी इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके आगे हमारे पास दो कंडीशंस हो रहे हैं कि जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और जब इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मल्टीप्लिकेशन रूल कब अप्लाई करना है जब इवेंट्स क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? व्हेन द आउटकम ऑफ फर्स्ट इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट। मतलब कि आपने कोई इवेंट अकर हुआ है आपके सामने, उसकी जो आउटकम निकल कर आई है, आपने अगर उसी ट्रायल को फिर से रिपीट किया तो पहले आउटकम का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे आउटकम पे नहीं आना चाहिए। कैसे ये काम करता है, आइए इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक ये बैग है। इस बैग के अंदर हमारे पास जो टोटल बॉल्स है वो 11 है। मैंने आपको ये टास्क क्या दिया है कि आपकी आंखों के ऊपर कपड़ा बांध दिया और मैंने आपको ये कहा कि आपने इस बैग में हाथ डालना है और आपने इसमें से एक बॉल निकालनी है। आप जीतोगे तब जब वो रेड कलर की बॉल होगी। लेकिन आपने करना क्या है? वो आपने बॉल 3 बार निकालनी है। लेकिन कैसे निकालनी है? पहले आप एक बार हाथ डालोगे, बॉल निकालोगे, दिखाओगे, रेड कलर की है, ठीक है, उसको दिखा के वापस बैग में रख दोगे। फिर से बैग में हाथ डालोगे, फिर से बॉल को निकालोगे, फिर से दिखाओगे और फिर से वापस रख दोगे, और तीसरी बार फिर से बैग के अंदर हाथ डाल के एक बार और बॉल निकालोगे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि यहाँ पे रेड कलर के बॉल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, जब आप इस बैग के अंदर हाथ डालोगे तो आपका जो हाथ है वो सभी बॉल्स को टच करेगा और आपके हाथ में कोई भी बॉल आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं? वो 11, क्योंकि यहाँ टोटल जो बॉल्स है वो 11 ही है। यहाँ पर जो रेड कलर की बॉल है जो आपको जिता सकती है वो कितनी अवेलेबल है? ओनली 3। तो यहाँ पर रेड कलर के जो बॉल के आने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? हमारी 3/11। तो अब मैंने गेम क्या खेलनी है कि पहले आप बैग में हाथ डालो,
रेड कलर की बॉल निकालो, दिखाओ और वापस रख दो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस तो 3 हैं और इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं हमारे पास 11। अब यहाँ पर हमने जब फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास रेड कलर के बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3/11 मतलब फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई इक्वली लाइकली केसेस। तो ट्रायल करते हैं, ये हमने रेड कलर की बॉल निकाली, दिखा दिया और वापस उसको फिर से बैग में रख दिया। जब वापस उसको बैग में रख दिया तो जब दूसरी बार आप बैग में हाथ डालोगे तो भी आपका हाथ 11 बॉल्स को ही टच करेगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स अभी भी 11 ही है। और दूसरी बार अगर आप रेड कलर की बॉल निकालोगे तो अगर पहली बार आपने 3/11 की पॉसिबिलिटी निकाली है तो दूसरी बार आपने फिर से रेड कलर की बॉल को निकाला, दिखाया और वापस उसको बैग में रख दिया, तो दूसरी बार भी जो रेड कलर की बॉल के आने की पॉसिबिलिटी है वो 3/11 है। तीसरी बार अगर आप फिर से बैग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ फिर से 11 बॉल्स को टच करेगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स तो अभी भी 11 है। तो तीसरी बार अगर आपने रेड कलर की बॉल को निकाला और उसको दिखाया, वापस रखा, तो तीसरी बार भी रेड कलर की बॉल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3/11। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब पहली बार रेड कलर की बॉल निकाले तब भी पॉसिबिलिटी 3/11 थी, दूसरी बार भी 3/11, तीसरी बार भी 3/11। मतलब पहली वाली आउटकम का दूसरी वाली आउटकम पे इम्पैक्ट नहीं आया, दूसरे वाली का थर्ड पे इम्पैक्ट नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बॉल थी हम उसको निकालते थे, वापस रिप्लेस कर देते थे और वापस रिप्लेस करने से क्या होता था, हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं और जो इक्वली लाइकली केसेस हैं बिल्कुल सेम रहते थे। इसलिए हम इस तरह के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहकर बुलाते हैं, when the outcome of one event does not affect the outcome of another event। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं और समझते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करते हैं। देखिए, एक यूनिवर्सिटी को एक एग्जामिनर अपॉइंट करना है, टोटल है 40 एग्जामिनर। मैंने क्या किया, उन 40 एग्जामिनर को एक क्लासरूम में बैठा दिया, जिसमें से 10 तो हैं वुमेन, 30 ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको हिंदी आती है, 5 ऐसे हैं जो पीएचडी क्वालिफाइड है। मैंने एक बच्चे की आंखों पे कपड़ा बांध दिया और मैंने कहा ये 40 बैठे हैं, तुमने क्या करना है, इनमें से किसी एग्जामिनर को चूज करना है, लेकिन तुम तब जीतोगे जब वो एग्जामिनर होगा, मतलब जो प्रोफेसर होगा वो वुमेन भी होनी चाहिए, वो हिंदी नॉन भी होनी चाहिए और वो पीएचडी, मतलब तीनों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। देखो, वुमेन भी हो, हिंदी नॉन भी हो, पीएचडी भी हो, मतलब हम 3 इवेंट को एक साथ अकर करना चाहते हैं, तो इवेंट क्या हो गए हमारे पास, कंपाउंड हो गए। सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि वो 40 एग्जामिनर रूम में बैठे हैं, बच्चे के हमने आंख में कपड़ा बांधा हुआ है, बच्चे को कहा हमने जाओ आप किसी एक को चूज करके आओ, तो अगर उसको कुछ नहीं दिख रहा तो वुमेन के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, फेवरेबल केसेस कितने हैं 10 और इक्वली लाइकली कितने हैं 40। तो यहाँ पर हमारे पास फॉलोइंग द फॉर्मूला m/n वुमेन के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है 10/40। हिंदी नॉन की कितनी है, टोटल हिंदी नॉन 30 बैठे हैं तो 30/40 और पीएचडी क्वालिफाइड के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5/40। हम क्या चाह रहे हैं, हमने एक ऐसे प्रोफेसर को चूज करना है जो वुमेन भी है, हिंदी नॉन भी है और पीएचडी भी है। जब तीनों एक साथ अकर हो रहे हैं तो इवेंट हो गए कंपाउंड, तो क्या करेंगे, तीनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब वुमेन, हिंदी नॉन और पीएचडी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 3/128। ऐसी एक लड़की है जो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो स्मार्ट भी होना चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए, एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, जो स्मार्ट गाय है उसके होने की पॉसिबिलिटी है 30%, ग्रेजुएट होने की है 60% और एम्प्लॉयड होने की है 20%। अब आपको ऐसा चूज करना है जिसमें तीनों क्वालिटीज हों। जब तीनों क्वालिटी एक साथ देख रहे हो मतलब इवेंट क्या होगी, कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इक्वली लाइकली केसेस क्या होगी, 100% में दे रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मार्ट गाय की पॉसिबिलिटी कितनी है, 30/100, ग्रेजुएट की 60/100 और एम्प्लॉयड की कितनी है, 20/100। अगर हम तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ देखना चाहते हैं, मतलब तीनों क्वालिटी एक ही बार में चाहते हैं, तो क्या करेंगे, क्योंकि एक इवेंट कंपाउंड है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/250 हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वो स्मार्ट भी होगा, ग्रेजुएट भी होगा और एम्प्लॉयड भी होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंपाउंड इवेंट्स व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो आपने समझा यहाँ पर कि जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसका हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी कॉन्सेप्ट के बारे में, पर सिचुएशन लूंगा दूसरी, जब इवेंट्स क्या होंगे, डिपेंडेंट। तो वहां समझेंगे कैसे हम इक्वली लाइकली केसेस की और फेवरेबल केसेस की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।